हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द रोज। और देश का पहला पेपरलेस बजट 1 फरवरी को पेश किया गया। फाइनेंस मिनिस्टर ने इसे मेड इन इंडिया टैबलेट से पढ़ा और सांसदों को भी बजट उनके मोबाइल पर मिला। अगर आप भी पढ़ना चाहते हैं तो यूनियन बजट के नाम से ये ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वहां से आप ये पूरा पढ़ सकते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बजट आखिरकार होता क्या है। तो बजट होता है कि एक प्रकार की लिस्ट बना लेना कि किन चीजों में हम पैसा लगाने वाले हैं। यानी जिस तरह से एक फैमिली में एक लेआउट बना लिया जाता है कि ये चीजें लेके आनी है और ये चीजें खर्चा होने वाला है, उसी तरह देश को आगे बढ़ाने के लिए बजट तैयार किया जाता है। हर साल बजट लॉन्च किया जाता है जिसमें यह बताया जाता है कि कितना पैसा किन किन सेक्टर्स में लगाने वाला है देश। तो जानते हैं इस साल के बजट के बारे में पूरी डिटेल में कि इससे किसको फायदा होने वाला है, क्या फर्क पड़ेगा मिडिल मैन पर, क्या फर्क पड़ेगा पूंजीपतियों पे यानी टॉप लेवल के लोगों पर, और क्या फर्क पड़ेगा बॉटम लेवल के आम लोगों पर। तो बने रहिए अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। सो लेट्स स्टार्ट। इस साल का बजट लॉन्च होने के बाद शेयर मार्केट में इतनी तेजी से ग्रोथ हुई कि सेंसेक्स 2314 नंबर के साथ 5% की ग्रोथ पर रहा। वहीं निफ्टी 646 नंबर से 4.74% की रेट पर आगे बढ़ा। तो एक काफी बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है इस साल के बजट का। अब सवाल ये उठता है कि आखिर आने वाले दिनों में शेयर बाजार में रैली रहेगी या फिर गिरावट आ सकती है। तो अगर हम कंपेयर करें इसे पिछले 11 साल के डेटा के साथ, तो ये पहली बार हुआ है कि बजट के पहले दिन ही इतनी ज्यादा ग्रोथ हुई हो। बाकी आने वाले दिनों में देखते हैं क्या होता है। 2020 के साथ कंपेयर करें तो बजट आने के एक महीने के बाद सेंसेक्स में करीब 3.5% की गिरावट आई थी। उसी तरह साल 2019 में 4.6% की तेजी के साथ बढ़ा था पहले महीने में। अब इस बजट में क्या क्या खास बातें हैं उन पर एक नजर डालते हैं। हेल्थ के सेक्टर को बूस्ट करने के लिए देश में बनाए जाएंगे 75 हेल्थ सेंटर और कोरोना वैक्सीन को डेवलप करने के लिए 35,000 करोड़ का पैकेज दिया जाएगा। हेल्थ सर्विसेज के लिए गवर्नमेंट ने 2.23 लाख करोड़ का ऐलान किया है। पुरानी कारों को और व्हीकल्स को स्क्रैप करके पोल्यूशन पर लगाम लगाई जाएगी। इससे तेल के इंपोर्ट करने का बिल भी घटेगा और सरकार ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर बनाएगी जहां पर पर्सनल व्हीकल को 20 साल और कमर्शियल व्हीकल को 15 साल बाद ले जाना होगा। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स वाली चीजों पर और उनके पार्ट्स पर टैक्स बढ़ाया गया है जो कि बाहर से मंगवाई जाती थी। इसकी वजह से मोबाइल फोन, रेफ्रिजरेटर और भी कई सारे इलेक्ट्रिकल सामान महंगे हो जाएंगे। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जो भारत में बने गए पार्ट्स होते हैं इलेक्ट्रिकल, वो बाहर के कंपैरिजन में थोड़े महंगे होते हैं। तो जो बाहर से चीजें इंपोर्ट करी जाएंगी उन पर टैक्स बढ़ेगा तो वो स्वदेशी चीजों के बराबर हो जाएंगी, यानी एक बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। तो जो वर्कर हैं, जो बनाने वाले हैं, ऑटोमेकर्स हैं, वो बाहर की चीजों के बजाय भारत में बनी चीजों को ज्यादा प्रेफर करेंगे। इससे मिडिल मैन को कोई फायदा नहीं होगा, चीज तो तभी महंगी होगी लेकिन इंडियन इकोनॉमी को इससे फायदा होगा। इसके साथ ही फाइनेंस मिनिस्टर ने 1.1 लाख करोड़ का प्रोविजन इस बजट में किया है रेलवे के लिए। इसके अलावा 1.18 लाख करोड़ रुपीज का बजट रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के लिए तय किया गया है। इससे रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को फायदा मिलेगा, बिजनेस बढ़ेगा और टूरिज्म भी बढ़ेगा, जिससे इकोनॉमी अपने आप बूस्ट होगी। साथ ही फार्मर्स की प्रॉब्लम को देखते हुए फाइनेंस मिनिस्टर ने एमएसपी को बढ़ाकर प्रोडक्शन की लागत को 1.5 गुना बढ़ाने का ऑफर दिया है। सरकार एक पोर्टल बनाएगी जो स्पेशली मजदूरों के लिए होगा। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में लगे मजदूर के लिए फूड, हेल्थ और हाउसिंग की स्किल्स शुरू होगी। फाइनेंस मिनिस्टर ने इंफ्रा सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर 100% छूट देने का ऑफर इस बजट में किया है, जो कि काफी सही भी है। फॉरेन कंपनियां ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करेंगी भारत में और ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयज बढ़ेंगे और जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। इसके साथ ही रियायती दरों पर सभी को घर देने की योजना के तहत लोन के तौर पर लिए गए 1.5 लाख रुपए तक के अमाउंट के ब्याज पर मिलने वाली छूट की वैलिडिटी को भी बढ़ाने का प्रपोजल किया गया है। कॉपर, गोल्ड, सिल्वर पर कस्टम ड्यूटी कम की गई है, जबकि मोबाइल पार्ट्स, कॉटन, कुछ ऑटो पार्ट्स और सोलर इन्वर्टर पर इसको बढ़ाया गया है। इसके साथ ही 75 ईयर्स की एज से ऊपर के लोगों को टैक्स में पूरी तरह से छूट दी गई है। इसका मतलब यह है कि जिन लोगों की एज 75 से ज्यादा है उन्हें टैक्स पे नहीं करना। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जिन लोगों की एज 75 से ज्यादा होती है उनकी इतनी सैलरी ही नहीं होती कि वो टैक्स पे कर सके। लेकिन जो लोग ऐसे हैं कि उनकी सैलरी ज्यादा है और वो टैक्स की रेंज में आते हैं तो वो लोग टैक्स पे करेंगे, चाहे वो 75 से ज्यादा भी हो। इसके साथ ही एक देश एक राशन कार्ड योजना होगी लागू और इंश्योरेंस के एरिया में 74% तक एफडीआई का प्रपोजल किया गया है। एयर पोल्यूशन से निपटने के लिए 2217 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट किया गया है। इसके साथ ही जीएसटीएन सिस्टम को भी बढ़ाया गया है। झूठे बिल लगाने वालों पर सख्ती दिखाई गई है, जिसका काफी हद तक फायदा हुआ है। फायदा ये हुआ है कि बीते कुछ महीनों में रिकॉर्ड तोड़ जीएसटी कलेक्शन हुआ है। सो ओवरऑल अगर इस बजट को देखा जाए तो इसमें मिडिल मैन के हाथ में कुछ नहीं आया। जो भी एम्प्लॉय थे, सैलरी लेते थे, उनको टैक्स में कोई बड़ी राहत नहीं मिली है, लेकिन जो एंटरप्रेन्योर्स थे उनको काफी फायदा हुआ है इस बजट से। इसलिए ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस बजट से मिडिल मैन को कुछ भी नहीं मिला है, सिर्फ अमीरों को ही फायदा हुआ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस बजट से कहीं ना कहीं देश को ही फायदा हुआ है। एक लॉन्ग टर्म इनिशिएटिव लेके देखें आप, हेल्थ के सेक्टर में पहली बार इतनी
ज्यादा इन्वेस्टमेंट की गई है। पिछली बार के कंपेयर में 137% बढ़ाया गया है इसे। और अगर एंटरप्रेन्योर्स को फायदा होता है तो वो और ज्यादा एम्प्लॉयज रखेंगे, और ज्यादा एम्प्लॉयज रखेंगे तो और ज्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी। इससे मिडिल मैन को फायदा होगा, किसानों को फायदा होगा। इस बजट में नेगेटिव यह है कि इस बार एजुकेशन के सेक्टर में सिर्फ 93,224 करोड़ रुपीस का ही इन्वेस्टमेंट किया गया है, जबकि पिछले साल ये 97,000 करोड़ का था। तो ये चीज बढ़नी चाहिए थी, लेकिन ये चीज इस बार और कम हो गई है। साथ ही आर्मी और डिफेंस में भी और ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जानी चाहिए थी। बाकी इस बजट को लेकर आपका क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और बने रहे हमारे साथ इसी तरह इस चैनल को सब्सक्राइब करके। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें और इसको शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।